नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बड़ी उम्मीदों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक का इंतजार था। बैठक हुई और फैसले भी हुए, लेकिन ये फैसले महंगाई को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। भले ही राज्य और केंद्र का टैक्स कलेक्शन धमाकेदार होने की उम्मीद हो, लेकिन महंगाई की मार आम जनता पर पड़ने जा रही है, या यूं कहें कि महंगाई बढ़ जा रही है। इसी टॉपिक पर होगी चर्चा आज, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद किस तरह से वित्त मंत्रियों ने अपनी बात रखी। Inflation is not only your, mine, or any particular state's concern. All ministers who were there are aware of it. They're all looking at the system, keeping that in mind. So decisions taken by the council are not as though are being taken in isolation. So I want the friends in the media to please realize it's a good question to ask, but elected representatives who are part of the GST Council are fully conscious of it when they take their decision on it. The revenue neutral rate, even by the RBI study, has been breached to the disadvantage of the system. Where it was 15.5, which was agreed to be the revenue neutral, it had already come down to 11.8 or 6 or something. That requires a correction. The one thing which I want to highlight to you all first is whether it is horse racing or online gaming or casinos, the common thread which the committee highlighted was they're all part of betting and gaming. In other words, they are essentially gambling. चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेके मित्तल, जो कि को चेयरमैन है एसोचैम के, अभिषेक रस्तोगी, जो कि खैतान कंपनी से हैं, और टीएस देव, छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर, जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम टीएस देव से जुड़ना चाहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि अधिकतर राज्यों ने जीएसटी की जो मियाद थी, जो मुआवजे की बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ, बल्कि आगे चला गया है। क्या बातचीत हुई वहाँ पर? ये मामला नया नहीं था। इसके संबंध में पहले भी 6-8 महीने, साल भर पहले भी बात आई थी, बात उठी थी, और उस बात को ध्यान में रखते हुए, और ये सर्वविदित था कि 30 जून तक ही पुराना रेजिम रहेगा, 30 जून के बाद व्यवस्था बदलेगी। तो जानते हुए इसको टालना नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस पे निर्णय हो जाना था। तर्क केंद्र सरकार का, या जो लोग इसमें सहमत नहीं है, मैं भी समझ नहीं पा रहा। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो इनकम है जीएसटी के माध्यम से, राजस्व की जो एकत्रीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें ज्यादा धनराशि उपलब्ध हो रही है। पहले औसतन अगर 1 लाख के आसपास प्रति माह हो रहा था, तो अभी 1,40,000 42,000 के आसपास औसतन हो रहा है। इसलिए कमी नहीं होगी, ये सोचना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग है। जो जीएसटी के माध्यम से राजस्व कर का संग्रहण हो रहा है, किस वस्तु के विक्रय के ऊपर ये आधारित है। मान लीजिए कि सीमेंट के ऊपर आधारित है, स्टील के ऊपर आधारित है, गाड़ियों के ऊपर आधारित है, तो स्वाभाविक है कि बड़े शहरों में, या जहां काम चल रहा है सड़क का, जहां बिल्डिंग बन रही है, वहां पर सीमेंट और छड़ लग रहा होगा। बड़े शहरों में तुलनात्मक गाड़ियों का क्रय होता है। तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को, अन्य राज्यों को उस लाभ का हिस्सा कहाँ मिल रहा है? तो अगर आप प्रोटेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीमेंटल 14% को लागू रखते हैं, तो जो डिफरेंस है वही तो आपको देना है। जिन राज्यों की स्थिति सुधर गई है, उनको आपको देना भी नहीं है, और जिन राज्यों की स्थिति अभी भी 14% प्रति वर्ष इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, उनके लिए अगर आपने सेस रेजिम रखा होता, इसको 5 साल और बढ़ा दिया होता, तो उनकी स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होती, और अगर उनकी स्थिति सुधर गई होती तो आपको देना भी नहीं पड़ता। तो इसको रेजिम को चालू रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसको रखना ही चाहिए था। अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर नहीं हुई है, और जब तक अर्थव्यवस्था, जो हम डबल डिजिट की बात करते हैं, साल 2 साल 3 साल 2 साल लगातार हम ना देखें कि 8% से ऊपर ग्रोथ जा रहा है, तब तक इसको प्रोटेक्टेड रेवेन्यू के प्रावधान को
चालू रखना था। सर अगला सवाल आपसे होगा कि उम्मीद है कि अगस्त के पहले हफ्ते में चर्चा होगी। दूसरा मुद्दा यह है कि 5% से कम टैक्स वाले खाने पीने के आइटम में जीएसटी लगा दिया गया है। 1000 रुपये से कम होटल पर 12% भी टैक्स लगा दिया गया है। इससे आपको क्या लगता है महंगाई पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? रेट रैशनलाइजेशन की आवश्यकता थी, जो टैक्स है उनको रैशनलाइज करने की आवश्यकता थी, और वो न करके हमने पहले दरों को बढ़ा दिया। ये कारण है कि स्वाभाविक है कि रेट अगर लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा जहां नहीं देना पड़ रहा था। आपने कहा कि 1000 रुपए से कम 12% लग रहा है, ये ज्यादा है। अगर नहीं लग रहा था तो 5% से ज्यादा नहीं लगाना था, 5% लग रहा था तो उसको रहने देना था। स्लैब रैशनलाइजेशन करते और नया स्लैब मान लीजिए 8% का आता तो कुछ चीजें कम होती सस्ती, कुछ चीजें महंगी होती, एवरेज आउट हो जाता उपभोक्ता के लिए। सर या तो पीएसयू बैंक की चेकबुक पर भी टैक्स लगा दिया गया है, ये कितना जायज लगता है आपको? ये कदम मैं इनसे सहमति नहीं रखता। अपनी सोच के हिसाब से लगा देते हैं, और अगर आप देखेंगे भी तो आमदनी कितनी होनी है इस क्रिया से। वो छोटी सी आमदनी के लिए आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। एफिशिएंसी आपको बढ़ानी चाहिए। एफिशिएंसी अगर नहीं बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर की तो उसका बोझ कंज्यूमर के ऊपर डालना ये अनुचित है। लेकिन सर वित्त मंत्री का तो कहना है कि जो भी फैसले लिए गए हैं वो सभी राज्यों की सहमति से लिए गए हैं। ऐसे में अंदर कुछ और बात हो रही है, बाहर कुछ और बातें आ रही हैं, ऐसा कैसे? प्रतिनिधि वहां थे, हो सकता है वो नहीं बोल पाए होंगे। मैं अगर उपस्थित रहता तो मैं जरूर इसमें अपनी राय रखता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आते हैं हमारे गेस्ट के पास, जेके मित्तल जो कि को चेयरमैन है एसोचैम के, और अभिषेक रस्तोगी खैतान कंपनी से। मित्तल सर, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, देखिए एक रेट रैशनलाइजेशन की बात हुई थी, महंगाई के बारे में ऐसा लगा था कि कुछ कदम लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो कई जगहों पे टैक्स बढ़ गए और कई जगहों पे ऐसी जगहों पे टैक्स बढ़े हैं जहाँ पे कि एक आम आदमी जो है उसकी जेब पे और असर पड़ता है। कैसे आप देखते हैं इस सबको, और स्पेशली इन्फ्लेशन के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो बार बार रिवाइज सेंट्रल एक्साइज में भी होता रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। आज कॉम्पिटिटिव वर्ड्स का जमाना है। कंपटीशन की वजह से कभी कभी रेट बढ़ने से, अगर आपने जैसे अभी बात की एक दो मदों की जिस पे टैक्स लगाया गया है, या अगर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो जरूर नहीं है कि टैक्स बढ़ेगा। जैसे पहले टैक्स को उन्होंने कम किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, उसकी वजह से एज सच रेट बढ़ा था। देखने में 18% से 5% किया था, लेकिन रेट एक्चुअली बढ़ गया था जब उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करते हैं तो जरूर नहीं है कि जो एंड कंज्यूमर को रेट बढ़ेगा। तो दोनों मुद्दे ध्यान में रखने, कंपटीशन का है। लेकिन अगर हम रेट की बात करें, वैसे तो रेट इतने सारे मुद्दों पे 12% से 18% कर दिया है, तो रेट तो, या 5% से 18% कर दिया, रेट तो एज सच बढ़ा ही है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर अफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, मेन आइडिया था कि इंडस्ट्री की एक डिमांड रहती थी ड्यूटी जहां स्ट्रक्चर है उसको करेक्ट करें। तो इसका हेडिंग ये है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के लिए किया है। तो उन्होंने बढ़ा दिया है कि दो ही वे होता है कि आउटपुट टैक्स को आपने बढ़ा दिया, या आप दोनों को लेवल लेना चाहते हैं ताकि आपका क्रेडिट एक्यूमुलेट ना हो सकता है अल्टीमेटली इस चीज का इफेक्ट कंज्यूमर को इतना ज्यादा ना पड़े, क्योंकि उनको जो टैक्स क्रेडिट होता था इंडस्ट्री के अंदर, वो उनको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करने का मौका मिलेगा। तो क्रेडिट अगर पास ऑन करेंगे तो शायद इतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। इन्फ्लेशन तो एक बहुत बड़ी इश्यू हो गया है, सिर्फ जीएसटी के मुद्दों की आइटम नहीं है। जो जीएसटी से बाहर है मुद्दे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर है, उसका तो आप देख रहे हो रोज रोज रेट बढ़ ही रहे हैं। तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है और इंडस्ट्री को उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता है। बहुत दिनों से डिमांड चल रही है कि वो जीएसटी में लेके आते, और ऐसी चल रही थी चर्चा कि शायद जीएसटी काउंसिल इस मीटिंग में डिसीजन लेगी पेट्रोलियम को वो जीएसटी के अंदर ले आए, ताकि एकदम पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो उसका इम्पैक्ट और अच्छा रहता। मैं ये नहीं समझता कि ऐसा डिस्कशन नहीं होने का क्या रीजन कोई हमारे सामने आया नहीं है इस मीटिंग में। अभिषेक सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। देखिए, जब 5 साल पहले जीएसटी की बात हुई थी वन नेशन
वन टैक्स, यहाँ पे अभी भी वन नेशन मल्टीपल टैक्स चल रहे हैं। क्या एक समय आएगा जब देखते हैं धीमे धीमे करके कि हम एक तरीके के टैक्सेस पे आएंगे, या फिर ये जो 5, 12, 18, 28 जो सारे स्लैब्स हैं वो आपको लगता है कि ये चलते ही रहेंगे अभी कुछ समय तक? देखिए, वन नेशन वन टैक्स की जब बात ये हुई थी तब उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रेट बाइंग होती थी वो खत्म हो। पहली चीज कि सपोज अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी पर उत्तर प्रदेश में टैक्स डिफरेंट है, दिल्ली में अलग है, गोवा में अलग है, तो पूरे देश में एक ही टैक्स होना चाहिए जो कि कॉमन रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए एक प्रोडक्ट पर। तो जीएसटी ने वो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट अचीव करा है। उसमें हम बोलेंगे कि जीएसटी बहुत सक्सेसफुल है। अब जहां तक की बात है कि डिफरेंट दरों की जो बात है, 12% भी है, 18% भी है, 28 भी है, कॉम्पनसेशन सेस भी कुछ प्रोडक्ट्स पे लगाया है और 5% भी है। ऑफ कोर्स आई थिंक 5 साल जीएसटी के होने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेट रैशनलाइजेशन हो। 12% और 18% को तो किसी ना किसी स्टेज पर मर्ज करना ही पड़ेगा। और वित्त मंत्री ने भी ये बताया है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अगर आरबीआई के हिसाब से भी 15.5 है और आज हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 11% है, तो आई थिंक वो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स भी खत्म होंगे। तो आई थिंक उस रेट को तो मर्ज करना ही पड़ेगा, किसी न किसी स्टेज पे करना पड़ेगा। बट क्योंकि अब हमारे 5 साल हो गए हैं, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए इस रेट को मर्ज करें। तो आई थिंक वो तो हमें निकट में करना ही पड़ेगा। आपका एक क्वेश्चन था जो चेकबुक से रिलेटेड है, मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, ये कोई चेकबुक पर टैक्स, नया टैक्स नहीं लगाए। आज भी जो बैंक्स हैं जो चेकबुक के लिए चार्जेस अप्लाई करते हैं उस पर आज भी टैक्स है। ये जो चेंज आएगा ये उनके लिए आएगा जो जॉब वर्क बेसिस पर या प्रिंटिंग कंपनीज बैंक को प्रिंट करके चेकबुक देती हैं, उन चेकबुक की प्रिंटिंग पर ये टैक्स लगेगा। बिकॉज आज जो चेकबुक बैंक्स देते हैं वो पीएसयू बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, उस पर ऑलरेडी टैक्स लगता है। तो वो कोई बहुत ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ, जो वेंडर्स बैंक को देंगे उस पर वो टैक्स लग जाएगा। आपने बात करी थी होटल की, आई थिंक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कुछ केसेस में क्रेडिट मिलेगा, कुछ केसेस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। मगर मेरे हिसाब से जो एक बहुत बड़ा चेंज, इन्होंने 3 बहुत बड़े चेंजेस करे हैं। एक तो हॉस्पिटल पर जो 5,000 से ऊपर का हॉस्पिटल होगा उस पर इन्होंने टैक्स प्रपोज करा है 5%। आई थिंक वो बहुत ही पेनफुल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 5,000 रुपए आजकल रूम के लिए कुछ भी नहीं होता है, और उस पर हॉस्पिटल रूम पर टैक्स लगाना आई थिंक एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा है। उसके बाद एक जो बहुत अच्छा, हम गवर्नमेंट को या जीएसटी काउंसिल को हमेशा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन भी लिए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बैटरी के बिना बिके या विद बैटरी बिके, उन्होंने उसको एट पार कर दिया है एट 5%। बहुत एम्बिगुइटी हट गई है और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो कट एंड पॉलिश डायमंड्स को उन्होंने 0.25% से 1.5% करा है। तो क्या उससे डायमंड इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा? बिकॉज डायमंड इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा रोजगार प्रोवाइड करती है और बहुत एक कंट्रीब्यूट करती है। उस वैल्यू पर जो हाई वैल्यू आइटम है उस पर सीधा 6 गुना टैक्स हो गया है, 0.25% से 1.5%। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा डिसीजन है। आई थिंक इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा और इंडस्ट्री पर पूरा इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत डायमंड का काम होता है, हम इंपोर्ट भी करते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उन सब पे अगर फर्क पड़ेगा और ये टैक्स बढ़ जाएगा तो ये बड़ा डिसीजन है। चलिए, टीएस सिंघदेव सर आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते ई कॉमर्स कंपनियों को फायदा होगा। कैसा नजर आता है ये फैसला आपको? पूरा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है ये रैशनलाइज होना चाहिए। अगर आप टैक्सेशन को देखेंगे, सबसे अच्छी स्थिति क्या है कि सरकारें कोई टैक्स ही ना ले। जो उद्योगपति हैं या जो निर्माणकर्ता हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन लोग राहत महसूस करेंगे कि टैक्स नहीं लग रहा। अगर दाम वो ना बढ़ा दें उतना तो सबको लगेगा कि हमको राहत मिल गई। फिर सरकारें चलेंगी कैसे? तो आपको सरकार को भी चलाना है और बाकी हितों को भी ध्यान में रखना है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आपको ये सारे कदम उठाने चाहिए, जिसमें टैक्स रियलाइजेशन भी जनहित के लिए। टैक्स रियलाइजेशन ने किसी के जेब में नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति के जेब में नहीं जाएगा। ये प्राइवेट सेक्टर जैसा कोई प्रॉफिट नहीं है, किसी की सैलरी नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट
पब्लिक को सैलरी के रूप में अगर आपका टैक्स रियलाइजेशन होता है तो उनको जाएगा। तो ये बैलेंस करके करने की आवश्यकता रहती है। जहां बैलेंस बिगड़ता है वहां फिर परेशानियां बढ़ती हैं। सिंह सर, मैंने ये सवाल हमारे पैनलिस्ट से ही पूछ रहा था कि 5 साल हो चुके हैं जीएसटी को। पहले कहा गया था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन यहाँ तो 8 टैक्स स्लैब है जो हर बार बदलते हैं। कब तक ये होगा और आखिर ये परेशानी दूर कब होगी और कैसे? जो निर्णय करता है जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स को भी उसमें माना जा सकता है, लेकिन उनके पहले स्तर पे अधिकारी, मंत्री, इस लेवल पे जो चर्चाएं होती हैं, मुझे लगता है कि उनमें वो आत्मविश्वास नहीं जागता कि हम अगर स्लैब स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाएंगे, उसको युक्ति युक्त करेंगे। 8 स्लैब दुनिया के किस देश में होंगे? हम 2 या 3 स्लैब रखेंगे तो आमदनी का क्या होगा? तो इस प्रोजेक्शन के चलते वो हिचकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसमें हिचकने की कोई जरूरत है। दुनिया में कहीं इस प्रकार के टैक्स स्लैब्स नहीं है। रिटर्न भरने में बाकी पेचीदगियां आप सोचिए कि कितनी रहती हैं अगर इतने सारे स्लैब रहेंगे। तो हल उसका यही है कि अधिक से अधिक 2 या 3 स्लैब रहें और साथ में आमदनी को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स रियलाइजेशन, जो लीकेजेस हैं, जो कर अदायगी नहीं होती है, उस पे नजर रख के उस पे कड़ाई थोड़ी करनी चाहिए, व्यवहारिक कड़ाई करनी चाहिए। जेल वेल डालना मैं इसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन आपको रियलाइजेशन के प्रक्रिया में, टैक्स संग्रहण के प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि कम रेट में आप कम स्लैब के साथ में ज्यादा आमदनी भी एकत्रित कर सकते हैं, ज्यादा राजस्व भी आप एकत्रित कर सकते हैं। चलिए जेके मित्तल सर, मेरा आपसे यहाँ पे सवाल था कि जो कॉम्पनसेशन सेस की मियाद बढ़ाने की बात थी, उस पर फैसला टल तो गया, पर आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी अब इस पे फैसला आना चाहिए और क्या आपको लगता है कि कॉम्पनसेशन बढ़ेगा यहाँ पे या बढ़ना चाहिए? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे, उसके बाद जो भी लॉ बना उसमें ये दिखाया गया था कि इसको 5 साल तक ही रखेंगे। अगर मैं कंज्यूमर या इंडस्ट्री की दृष्टि से इस पे बात करूं तो इसको बढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं है। आप देखिए राजस्व जो है जीएसटी का रिकॉर्ड तो बढ़ रहा है। अगर आप कोरोना के टाइम में भी देखें, हर महीने बढ़ता ही चला जा रहा है। जब सरकार ने ये अपेक्षा की थी कि 1 लाख करोड़ आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, 1,60,000 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है राजस्व। तो रेट रेशनलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, रेट कम होने चाहिए। अगर कंपनसेशन सेस की मियाद बढ़ाएंगे तो रेट कम कहाँ होंगे? सेस जिस भी कमोडिटी लग रहा है, खासतौर पे व्हीकल्स पे लग रहा है या टोबैकोज पे लग रहा है, काफी हाई रेट पे सेस लग रहा है, तो वो बढ़ाने का उचित है, क्योंकि सबने एक बार डिसीजन लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया और इसी तरह लॉ बनाया कि 5 साल तक इसको रखेंगे। मेरे हिसाब से इसको बढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं है। जो आमदनी के जो सोर्स है, आप अपना दायरा बढ़ाएं, टैक्स का करदाताओं को थोड़ी सहूलियत देंगे तो आपका टैक्स बढ़ेगा। आप देखिए, सुन रहे थे माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ को कि वो यही तो बता रहे थे कि जेल में डालना, ये करना, ये सब उचित नहीं है। आप इंडस्ट्री के अंदर लिटिगेशन बढ़ाना, आप जीएसटी के अंदर जितना लिटिगेशन बढ़ा है 5 साल में, इतना किसी भी टैक्स में नहीं बढ़ाते। तो मेरे हिसाब से कंपनसेशन सेस को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद ये कोई रीजन रहा होगा, इसलिए जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हुआ ही नहीं है। अदरवाइज तो ये एक बार एक्सपायर हो जाएगा तो उसको दोबारा कैसे लगाएंगे? अभिषेक सर, जाते आपसे अभी मैं इसी पे एक आखिरी जवाब लेना चाहूँगा कि अगर कंपनसेशन बढ़ता है और मान लीजिए नहीं बढ़ता है अगर कंपनसेशन से, तो आपको क्या लगता है कि क्या दरें और बढ़ा के स्टेट्स अपना रेवेन्यू पूरा करने की कोशिश करेंगे? जी देखिए, पहली बात मैं मित्तल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि कॉम्पनसेशन सेस 5 साल के लिए एग्री किया गया था। स्टेट्स को कॉम्पनसेशन 5 साल के लिए एग्री किया गया था। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोल हैं, गाड़ियां हैं, लेमिनेट है, एरिएटेड वाटर्स है, इन पर कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगना चाहिए। किसी भी प्रकार के सिन गुड्स नहीं है और इन पर कॉम्पनसेशन सेस लगाकर आप इंडस्ट्री पे एक्सेस बर्डन दे रहे हो। जहां तक कि स्टेट के रेवेन्यू का सवाल है, देखिए जब पैंडेमिक भी आया था तो अगर ये जीएसटी नहीं आता तो भी स्टेट्स को, स्टेट एक्सचेकर को लॉस सफर करना पड़ता। तो अब गवर्नमेंट ने, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट को 5 साल का वो पूरा एग्रीड रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 14% पर कॉम्पनसेट करा है 5 साल के लिए, तो अब तो आई थिंक कॉम्पनसेशन सेस की कोई वजह उठती नहीं है। तो मेरे हिसाब से कॉम्पनसेशन सेस को एक्सटेंड करना
कोई बहुत अकलमंदी नहीं होगी। ये बहुत ही कम प्रोडक्ट्स पर अगर हो तो फिर भी समझ में आता है, टोबैको पर हो जाए, एक दो और प्रोडक्ट्स पर हो जाए, बट बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर ये हटना चाहिए। और स्टेट का कॉम्पनसेशन का भी एक आई थिंक डिसीजन फाइनल अब होना चाहिए, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए हैं। आपने एक सवाल उठाया था कॉम्पनसेशन स्कीम फॉर ई कॉमर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इस स्कीम से जो छोटे ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इस प्रपोजल से पहले क्या होता था कि अगर छोटा सा भी ई कॉमर्स प्लेयर है जो अपने घर पे कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाता है और डायरेक्ट सप्लाई करता है और वो एज एन एजेंट नहीं वर्क करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसको टीसीएस भी काटना पड़ता है, बिकॉज वो एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होता था कि उसका कंप्लायंस बर्डन भी बढ़ रहा है, उसका टैक्स बर्डन भी बढ़ रहा है। कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट देके आई थिंक ये बहुत अच्छा मूव है। जो छोटे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जो घर से हाउसवाइफ कुछ ऐसा हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं या ये सब करते हैं, इन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट था। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है एंड इट्स अ वेलकम डिसीजन। चलिए जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जेके मित्तल सर, अभिषेक रस्तोगी सर और टीएस सिंहदेव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पे हमें और जानकारी देने के लिए। कल फिर लौटेंगे स्वदेश विशेष में किसी विशेष सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए ET Now स्वदेश और अपना और अपनों का ख्याल तो रखना है ही।